जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंडिया और चाइना के माबैन इस वक्त बॉर्डर के ऊपर जो कशीदगी है, उस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंडियन आर्मी के साबिक ऑफिसर कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जय हिंद। अच्छा कर्नल साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि इंडिया और चीन के दरमियान बॉर्डर पे एक दफा फिर टेंशन की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि वहां पे कोई छोटा मोटा क्लैश भी हुआ है। तो आपकी सोर्सेज क्या बता रही हैं, इसको क्या सिचुएशन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई ये कर दूं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज सोर्सेस। जो चीज आपको हमारी मिनिस्ट्री बता रही है, हमारे डिफेंस स्पोक्समैन बता रहे हैं, वो मैं भी वही बताऊं। आपके साथ मिलकर प्रोबेबली मैं ये नहीं करूंगा कि कौन से बंकर के अंदर कौन घुसा हुआ है और कौन से हिल फीचर में कितने मीटर ऊपर और कितने मीटर नीचे है। आगे बात, एट द सेम टाइम आई एम रियली अप्रिशिएटिव कि पाकिस्तान मीडिया इस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है कि यस, इंडिया के साथ अगर कोई ज्यादती हो रही है चाइना द्वारा, तो उसके बारे में आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए। अच्छा सर, आपने कहा कि सोर्सेज से आपने बात करते वही चीज है जो भारत की हुकूमत की जानिब से बयान की जा रही है, वही एक मौकिफ है। हम सुनते ये आए हैं कि भारतीय मीडिया जिस दिन से ये तनाजा शुरू हुआ है, ये सारी एपिसोड शुरू हुई है, पहले दिन से ही सोर्सेज से खबरें आ रही हैं। भारतीय मीडिया में रोज सोर्सेज के जरिए कहा जाता है कि सोर्सेज कह रही हैं कि ये है, सोर्सेज अब बता रही हैं कि ये हो गया। उसके बाद कहा गया, अब शुरू में कहा गया कि चीन आया ही नहीं, फिर कहा गया कि अब डी एस्केलेशन हो रही है, सोर्सेज ने बताया है कि चीन वापस जाना शुरू हो गया है। तो ये तो चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ अरसा पहले तक इंडिया कह रहा था चीन तो वापस जा रहा है, अब इंडिया कह रहा है कि चीन आगे आ रहा है। काफी मुज़ायका खेज किस्म की सूरत हाल है कि रोज मौकिफ चेंज होता है। देखिए, मैं आपको दो जगह लेकर चलता हूं जो फेमसली सबको पता है। एक ले लेते हैं PP-14 और एक ले लेते हैं पेंगांगसो नॉर्थ बैंक। अगर PP-14 और 15 पर जो आपसी झगड़ा हुआ और जिसमें इतनी जाने गई, जायज बात है, आप भी मानेंगे, लॉजिकल भी है कि कहीं ना कहीं चीन आया था और वो वापस गया, क्योंकि तभी वो बात डी एस्केलेट हुई। अदरवाइज वो लड़ाई तो और बढ़ जानी चाहिए थी, अगर वो भी अपनी जगह पर अटका रहता और हम भी अटके रहते। हुआ क्या कि उन्होंने, और ये बात ऑफिशियली एक्नॉलेज करी गई कि उन्होंने PP-14 से जगह छोड़ी और पीछे गए। वो 100 मीटर पीछे गए, 10 किलोमीटर पीछे गए, ये सब डिस्प्यूटेड बातें हैं। किसी ने कोई इंची टेप नहीं लगा रखी मेजरमेंट करने की। लेकिन आई बॉल टू आई बॉल जो आप और मैं एक दूसरे को देख पाते हैं, इसको डिसएंगेज किया कि अब आप एक दूसरे को डायरेक्टली नहीं देख पाते, आप अपने सर्विलेंस रिसोर्सेज के द्वारा देख पाते हैं, एरियल रिसोर्सेज के द्वारा देख पाते। इससे पहले अदरवाइज आप ही बताइए झगड़ा क्यों होता? झगड़ा इसीलिए हुआ क्योंकि आप और मैं एक दूसरे के आंख कान नाक बाल देख पा रहे थे, एक दूसरे के एक्सप्रेशन देख पा रहे थे। उसको डिसएंगेज चाइना ने किया कि वो पीछे हटा और उसने आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट तोड़ा। ये मैंने आपको दी था। अगर हम बात कर ले पेंगांगसो में, तो जहां वो बिल्कुल हमारे साथ आई बॉल टू आई बॉल था, उसने अपनी पोजीशंस पीछे करी और फिंगर नंबर 4 के पीछे की तरफ गया। जो उससे पहले वो आगे था खड़ा, उसमें वो भी आगे था, हम भी आगे था। हम लोगों ने हमेशा से ये बोला कि चाइना ने एग्रेशन इसलिए किया है क्योंकि उसने वो वाली LAC पार करी है जो इंडियन LAC उनके तरफ है, तो ये एग्रेशन हो गया, इनग्रेस हो गया। तो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल प्रूवेबल है और जो आपको दिख रहा है। जहां तक बात है सोर्सेस की, देखिए सोर्सेस क्या है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना प्रवक्ता बता रहा है वो भी तो एक सोर्स है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री बता रही है वो भी एक सोर्स है, जो भी कहीं किसी द्वारा सुनी हुई चीजें हैं वो भी सोर्स है। आप मुझे एक बात बताइए, हमने कहा J-20 उनका तिब्बत के ऊपर से उड़ा। एक्चुअली अगर देखा जाए इसमें सोर्स की जरूरत क्या है? देयर इज अ रडार, आप उसमें से देख पाएंगे। जो रडार वाले लोग हैं आपके लिए वो सोर्स हो गए। तो जहां तक सोर्सेस का बात है, मेरा कहना है कि सोर्सेस को आप जर्नल सोर्सेस ले सकते हैं। किसी के पास ये सोर्स नहीं है कि वो PP-14 से 176 मीटर पीछे हटे हैं या 74 मीटर। इस तरह की खबर किसी के पास नहीं होती सिवाय ग्राउंड पे। ऑब्वियसली मेरा तो पहले दिन से यही मौकिफ है कि जो सोर्सेज के साथ खबरें आ रही थी, खुसूसन इंडियन मीडिया कोट करता था, तो हम तो उस वक्त भी बार बार ये कहते थे
कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कोट करें, आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कोट करें, सोर्सेज को क्यों कोट कर रहे हैं? इसलिए कि वही आपको सही पिक्चर बता सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात सर आपने की कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, डी एस्केलेशन हो रही थी काफी हद तक। अगर डी एस्केलेशन हो रही थी तो इस वक्त ये नया फ्रंट खोलने की क्या जरूरत थी? अगर मुज़ाकरात कामयाब हो चुके थे, किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, ना तो फिर इंडिया ने आगे बढ़ना था, ना ही चाइना ने बढ़ना था। तो यकीनन जो खबरें आ रही थी कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए और चीन वापस जा रहा है, उनमें कहीं ना कुछ चीज मिसिंग थी। जी बिल्कुल मिसिंग है, बिल्कुल मिसिंग है। क्योंकि जब हमारे जनरल लेवल की भी टॉक हो रही थी और उसमें जो चीजें डिसाइड हुई, उसमें हमने देखा कि वो PP14 का वाकया इसीलिए हो गया। और इसके लिए हमारा ऑब्जेक्शन था कि एक तरफ आपके दोनों जनरल ने एक विड्रॉल प्लान बताया है, डिसएंगेजमेंट प्लान बताया है, और आप डिसएंगेजमेंट छोड़िए, आप अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं, और वो जगह जो कि आपको छोड़ देनी चाहिए थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ टाइम बाउंड। दोनों जनरल साहब ने एग्री ये किया कि हम हर 72 घंटे पर देखेंगे कि आप और हमने जो चीजें एग्री करी हैं वो एग्री हुई, ग्राउंड पर इंप्लीमेंट हुई या नहीं हुई। उसमें हमने देखा कि उन्होंने वो इंप्लीमेंट नहीं करी। जब इंप्लीमेंट नहीं करी तो बात जो की त्यों रह गई। अब आ गई बात जो आप अब की कर रहे हैं कि अगर डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ तो ये इस तरह की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। देखिए, डिसएंगेजमेंट हुआ, लेकिन डिसएंगेजमेंट जितना आपस में एग्रीड था वो नहीं हुआ। डिसएंगेजमेंट PP14 पे जरूर हुआ, इवन पेंगैंगसो में फिंगर 4 पर जरूर हुआ, लेकिन जहां ये सोचा गया था कि 4 से हटकर 8 तक जाएंगे, आप 4 से 100 मीटर पीछे हटे, सो दैट आपका विजुअल आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट ना हो। तो इस डिसएंगेजमेंट को हम डिसएंगेजमेंट नहीं मांगते। अब आगे बात आपकी जो आप साउथ बैंक की कर रहे हैं कि ऐसा वाकया क्यों होना चाहिए था। देखिए, अब जो है इंडिया ने भी और चाइना ने भी एक दूसरे के ऊपर, जायज बात है, सर्विलेंस बढ़ाया हुआ है। इस सर्विलेंस के बढ़ाने का जो फायदा हुआ वो ये कि अगर चाइना रात के 12-1 बजे 500, 600, 700, 800, हंड्रेड्स में जो ट्रुप्स मूव कर रहा है, ये रात को कहां मूव कर रहा है। तो ये जो टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक टारगेट हैं, तो देखिए हम भी इतने पढ़े लिखे तो हैं ही कि यस, अगर चाइना का इंटरेस्ट है तो किधर है, दिखता है उनकी मूवमेंट कि किस तरफ हो रही है। क्योंकि अगर आप नॉर्थ बैंक पर आ गए हैं तो आप साउथ बैंक की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो आप नॉर्थ बैंक में तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि आप आगे जो फौज चल रही है, रडार दिखा रहे हैं, सेंसर्स दिखा रहे हैं कि 500 लोग एक तरफ साउथ बैंक में आ रहे हैं, तो जायज बात है कि साउथ बैंक में ही कुछ होगा। लेक को स्विम करके वो नॉर्थ बैंक नहीं जाएंगे, ये टैक्टिकली सबको दिखता है। इस चीज को रोकने के लिए कि भाई चलिए, अब तक तो जो हमारे साथ प्रॉब्लम थी वो एक अलग बात है, लेकिन अब हम इस प्रॉब्लम को नहीं बढ़ने देंगे, लेट अस आउटस्मार्ट देम। और जो अपने डिफेंसेस को ठीक कर रहा है, जो अपने इलाके को बचा रहा है, जायज बात है उसकी स्पीड आने वाले से ज्यादा तेज होगी, क्योंकि उसे सब कुछ बचाना है। और इस वजह से आप देख रहे हैं कि इंडियन फोर्सेस उन टैक्टिकल हाइट्स को गेन कर गई। अब इसमें कोई ये कह दे कि वो हमारे इलाके में आए हैं, तो ये वही वाली बात हो जाएगी कि 3.5 महीने जब हमने कहा तो आपने कहा कि नहीं जी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है। अब हमने आपको पीस एंड ट्रैंक्विलिटी दिखाई है तो अब आपको खराब लग रहा है, तो ये गलत बात। अच्छा सर, आपने जिक्र किया कि इंटेलिजेंस का जिक्र किया, आपने कहा सैटेलाइट के जरिए, अमेरिकन सैटेलाइट के जरिए भी नजर आ जाता है। कल ही ब्रिटिश एक न्यूज़पेपर है सर, एक्सप्रेस, उसमें मुझे खबर लगी कि अमेरिका इस सारे जो इस वक्त खेल चल रहा है उस एरिया में, उसमें भारत के साथ है। तो एक ये तासुर मिल रहा है कि अभी जो इंडिया की तरफ से कोई एग्रेशन अगर दिखाई गई है, उसकी वजह वो अमेरिकन सपोर्ट है जिसका अमेरिका ने आपके साथ वादा किया है, और अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं उनकी नेवी है, नेवी की मूवमेंट्स भी इस एरिया में, यहाँ पे इन सीज में हमने देखी है। तो इसमें किस हद तक सदाकत है? वुड यू एग्री विद दिस सर? जहां तक आगे बात यूएस के सपोर्ट की, देखिए ये बात आपको भी पता है, हमें भी पता है, चाहे 71 का वॉर ले लीजिए, चाहे वर्ल्ड की कोई भी वॉर ले लीजिए, किसी वॉर को लड़ने दूसरी कंट्री के सिपाही नहीं आते, आपकी लड़ाई आप ही को लड़नी पड़ती है। यस, ये सपोर्ट मैकेनिज्म जो है ये वर्ल्ड में एक इंपॉर्टेंस इसलिए ले गया है क्योंकि सपोर्ट होने से एक तो डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ जाता है उस कंट्री पर जो जाती कर रही है, इनफैक्ट दोनों पर। अगर कल
मैं अगर आपको थ्योरेटिकली बोलूं कि इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई हो जाएगी, आपको लगता है अगले 10 महीने लड़ाई चलेगी? नहीं चलेगी। मैं कह रहा हूं अगर 10 दिन चल जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा आता है कि दोनों ही देशों को रुकना पड़ता है। जैसे कि आज की तारीख में आप एक बात बताइए, एक तरफ यूएस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सारे न्यूज़पेपर्स बोल रहे हैं कि हाँ जी इस बार इंडिया ने चाइना को रोक दिया। दैट मीन्स एक तरह से कहा जाए अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन आकर यहाँ कोई सपोर्ट तो नहीं कर रहे। कौन सी ऐसी यूएस सैटेलाइट की इमेजरी है जो इंडिया को अवेलेबल है? वो जिस इमेजरी पर लोग देख रहे हैं वो एक प्राइवेट प्लेयर है जिसने उसको डिस्क्लोज किया है एज अ जनरल पब्लिक। देयर इज नथिंग कॉल्ड, देखिए कोवर्टली कोई चीजें शेयर करी जा रही हो, ये बात सीक्रेट रहेगी और हमेशा ही रहेगी, चाहे वो चाइना के लिए, चाहे पाकिस्तान के लिए, चाहे हमारे लिए, वो बात बराबर रहेगी। लेकिन ये कहना कि यूएस से भारत की लड़ाई लेह में आकर, तिब्बत में आकर, नेपाल में आकर लड़ देगा, ऐसा आपको भी मालूम है, यूएस को भी मालूम है, हमें भी मालूम है, ऐसा नहीं है। ठीक, लेकिन सपोर्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है डिप्लोमेटिक प्रेशर के लिए। अब बात करें 1962 की, इसलिए कि उस वक्त भी ऐसे ही हालात थे और वहां पे कशीदगी हुई जिस एरिया में अभी है, वहां पे टेंशन हुई, लेकिन बाद में जंग फैलती गई। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है जिसे अरुणाचल प्रदेश अब आप कहते हैं और चाइना उसको साउथ तिब्बत कहता है, वहां तक बात फैल गई थी और इवन के आसाम के अंदर तेजपुर शहर, पूरा शहर भी खाली करवा लिया गया था। तो अगर आप समझते हैं खुदा ना खास्ता किसी की भी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि आप जंग हो, अगर वहां पे हालात मजीद खराब होते हैं तो वो उसी एरिया के अंदर कहेंगे कि खतरा है कि बात वहां से बाहर भी फैल सकती है। जी बिल्कुल, बढ़िया बात है। देखिए ऐसा है, जब आप 1962 से अब तक के बीच में कंपैरिजन करेंगे, कुछ एक डिफरेंसेस जरूर हैं। डिफरेंसेस हैं कि ये वो वाले इलाके हैं जो पहले बिल्कुल अनहेल्ड थे, लाइटली हेल्ड थे, आज वो फोर्टिफाइड डिफेंसेस हैं। जिस अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं एक्नॉलेज करता हूँ आपके टीवी पर, बड़ी जिम्मेदारी से एक्नॉलेज करता हूँ कि वो भालुकपोंग तक आ गए थे। भालुकपोंग का मतलब है तेजपुर आ गए, तेजपुर का मतलब है असम में एंट्री के लिए आपके पास बहुत ज्यादा है, 20-22 किलोमीटर की दूरी है, इससे ज्यादा की दूरी नहीं है। सो अगर वो भालुकपोंग तक आ गए तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि दे वर थ्रेटनिंग द असम, और असम के एज अ प्रिकॉशन लिया जा रहा था। लेकिन तब और अब में आपको अगर मैं फर्क बताऊं तो हमारे पास असम से तेजपुर होकर अरुणाचल जाने के लिए रास्ता नहीं था। आज जो ब्रिज ब्रह्मपुत्रा पर बना हुआ है, इट्स अ एक्सप्रेस वे। It can take from my side one way 2 tank carriers together. It is a 9 to 11 kilometers long bridge. अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग है। अरुणाचल में जो हमारे पास पहले कैपेसिटी थी वो हमारे पास क्लास 40 रोड होती थी, आज हम उसे क्लास 70 रोड कर रहे हैं। आप और थोड़ा आगे चले जाइए, कोई किसी से बात छुपी नहीं है। आज हमारे पास अरुणाचल में सेला से होकर तवांग जाने के रास्तों में हमारे पास रोड इज कन्वर्टेड इनटू, अब चीजें नहीं रही। 62 में हमारा जो बिगेस्ट था वो बोल रहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील के अंदर, और उस वजह से जो चीजें हमें चाहिए थी जरूरत पड़, आप बड़ा सिंपल कंपैरिजन है आज की तारीख में और आज से 6 महीने पहले की लेह की फोर्सेस आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि जहां पहले शायद 1 जवान होता था, आज वहां 100 जवान है। फर्क है। आज उस तरह का क्लियर रन नहीं मिलेगा। आज अगर चाइना का एयरफोर्स डेवलप्ड है तो आज इंडिया का एयरफोर्स भी बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, ऐसा नहीं है कि वो कमजोर है। इसी तरह अगर चाइना के पास किसी तरह के बॉम्ब्स है, किसी तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, चाइना और इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा? वो इसीलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि दोनों देश जिम्मेवार हैं। उन्हें मालूम है कि हम इसे एक फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट कर नहीं सकते, दोनों के लिए तकलीफ है। हालांकि मैं कहूंगा कि वो पंचशील जो 62 का है वो आज की तारीख में इट हैज बिकम अ पंच ऑफ स्टील। इट इज नाउ, इंडिया इज नो मोर दैट कंट्री
जो कि आपकी हर बात मान लेगा, हर बात टाल देगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पीस रहे। अब ये पीस वाली बात थोड़ा मेरे ख्याल सिर से ऊपर चली गई है। आज इंडिया एग्रेसिव डिफेंस कर रहा है। टेक माय वर्ड वेरी रिस्पॉन्सिबली, ये एग्रेसिव डिफेंस एग्रेशन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये लैंग्वेज अगर चाइना समझता है तो आज इंडियन आवाम, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फोर्सेस इसको एग्रेशन करने की तैयारी में है, काबिलियत में है, विल है आज इनके पास। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि 1962 और 50s के दौरान जो वहां पे सिलसिला चलता रहा, उसके बाद ये कहा गया कि वहां पे इंडिया का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। फिर कोई रिफॉर्म्स लाई गई, इंटेलिजेंस जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें थोड़ी सी चेंजेस की गई, इसलिए कि उस वक्त सिर्फ आईबी होती थी। फिर हमने देखा कि कारगिल वॉर हुई, कारगिल वॉर में अगेन कारगिल रिव्यू कमेटी ने कहा कि वहां पे इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, और कारगिल रिव्यू कमेटी की सिफारिश पे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी एक नई बॉडी बनाई गई ताकि जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो मिल के साथ काम कर सकें। फिर हमने देखा कि लद्दाख हो गया। अब जब चाइना 62 में आया था उसने बहुत सारे एरिया पे कब्जा किया था, फिर वो वापस चला गया, और अभी भी तकरीबन उसके पास उस जमाने में उसने तकरीबन स्विट्जरलैंड जितना बड़ा इलाका अपने पास रखा। अब द हिंदू ने रिपोर्ट किया है, द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन न्यूज़पेपर, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने इस जो लेटेस्ट एपिसोड हुई थी लद्दाख वाली, उसमें तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अपने कब्जे में लिया। तो सर ये बार बार इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेलियर के इतने बड़े इलाकों को वो कब्जे में ले ले, इतनी बड़ी पैमाने पे ट्रूप मूवमेंट्स हों और उसका पता ना चले, तो कहीं ना कहीं जरूरत नहीं है कि जो इंडिया का इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो लैग कर रही हैं, उनका ट्रेनिंग का मसला है, कोई बाहर से मदद ली जाए, जिस तरह असला बाहर से लिया जाता है दूसरे ममालिक से, तो इसमें भी कोई कॉपरेशन की जाए। आई वुडंट से कि आईएसआई से मदद ली जाए, पर यूरोपीय कंट्रीज हैं, अदर कंट्रीज हैं, कोई थोड़ी सी इंटेलिजेंस का कोई जो सूरत हाल है बेहतर की जाए। Yes, that's a very valid question and a very justified statement from your side. देखिए ऐसा है कि इंटेलिजेंस एजेंसी भी गवर्नमेंट के साथ ही काम करेगी, गवर्नमेंट के नीचे काम करेगी। और अगर इंटेलिजेंस एजेंसी को गवर्नमेंट के साथ इंडिकेटर ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर पाकिस्तान जा रहे हैं, और रिलेशंस अच्छे होने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी उन्हें बोल रहे हैं कि यस हम रिलेशन ठीक चाहते हैं, हम रिलेशन अपस्विंग में चाहते हैं, तो ऐसे समय पर जायज बात है कि इंटेलिजेंस एजेंसी भी वो पॉजिटिविटी देखती हैं जो गवर्नमेंट ला रही है, और इस वजह से एक तरह से अब मैं कहूंगा कि वो केयरलेस हो जाते हैं, शायद उनका स्ट्रेस पॉइंट वो नहीं रहता है इस वजह से। और देखिए एक हिस्ट्री भी बीच में काम आती है, जिस जगहों पर इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और चाइना के बीच में पिछले 50 साल से कहीं कोई डिस्प्यूट हुआ ही नहीं, गोली चली ही नहीं, तो जायज बात है कि हम भी इस बात को ऑनर करें कि दूसरी साइड जरूरी नहीं है कि उसकी इंटेंशन खराब हो, ऐसा पॉजिटिविटी में सोचा जाता है। वो पॉजिटिविटी अब हमें दिख रही है कि वो नेगेटिविटी है बेसिकली, क्योंकि अगर 29-30 वाला जो इंसिडेंस अगर अवॉइड हुआ है वो सिर्फ इसीलिए अवॉइड हुआ है क्योंकि हमने पिछले 3.5 महीने में बार बार देख लिया कि चाइना कह कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। जितने समझौते हैं वो सबको साइड में कर रखा है, जितनी बातें वो कर रहा है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उसके काम कर रहा है। इस वजह से वी नीड टू बी अलर्ट, एंड इवन व्हेन जिस दिन ब्रिगेड कमांडर लेवल की बात हो रही है उसी दिन उसको वो करना है। ये दिखाता है अपने आप में कि अब इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम बढ़ गया है, देश की सुरक्षा जो बॉर्डर्स की सुरक्षा है इसके ऊपर अब हमारी डिप्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, हमारे ऊपर खर्चे आएंगे, हमारे ऊपर एक इकोनॉमिक बर्डन आएगा, ये सब आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड आपने क्वेश्चन बोला है, यस अगर अब तक हम उस दर्जे का इंटेलिजेंस नहीं कर रहे हैं उसमें हम गलत हैं, हमें हर चीज पर शक करना चाहिए। आप कह रहे हैं आज की तारीख में हमें नेपाल पर भी फिर शक करना चाहिए, भूटान पर भी करना चाहिए, बांग्लादेश पर भी करना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं किया जाता, क्योंकि अगर बांग्लादेश के साथ हमारा फ्री ओपन ट्रेड है, उसकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी उसमें गेन करती है,
तो इस पर अब आप ये नहीं करेंगे कि वहां पर भी लेकर आप पूरी की पूरी बॉर्डर फेंसिंग लगा दें। लेकिन आप एक बात बताइए, इंडिया पाकिस्तान का इतना ट्रेड होता है अटारी से, रोक देगा क्या? नहीं। चाइना के साथ जो आज ट्रेड हो रहा है, आज सुबेरे जो ट्रेड हो रहा है, क्या रुकेगा? सर नहीं रुकेगा। नहीं सर, इसमें बात ये कि ट्रेड तो जारी रहे, ताल्लुकात भी जारी रहे, फ्रेंडली नेशंस के साथ भी आपका रिलेशनशिप चलता रहे, लेकिन इंटेलिजेंस इज टोटली डिफरेंट थिंग। आई एम नॉट सेइंग कि आप फेंस लगा दें, पर इंटेलिजेंस फेलियर तो तब है ना कि आपको पता ही नहीं चला और ट्रूप्स अंदर आ गए, तो वो तो इंटेलिजेंस फेलियर है। दिस कैन नॉट बी, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हमारे फ्रेंडली उनके साथ रिलेशंस हैं। अगर आपका दोस्त भी कोई आपके घर में आता है तो आप उसको इजाजत देते हैं तो दोस्त अंदर आता है, आप वो खुद नहीं अंदर आ सकता आपके घर में, तो इंटेलिजेंस तो फेलियर है ना सर। ये मैंने तो सबसे पहले कहा कि यस, ये इंटेलिजेंस चैलेंज जो हमारे लिए रहा है वो है, मैंने तो अभी लेकिन वो क्यों रहा है मैंने आपको सिर्फ उसके कुछ रीजन बताए हैं। इसमें क्षमा करने लायक कोई गुंजाइश नहीं है कि यस दे कैन बी फॉरगिवन, दे विल बी होल्ड अप, दे आर रिस्पॉन्सिबल। और अगर हम वो चीजें जो हम जिस चीज के लिए बने हैं अगर वो नहीं होती है, उसका ब्लेम उन पर है। दे नीड टू वेक अप, दे नीड टू बी गिवन अ किक, and they are getting that kick. That is the reason that now you find that 29th and 30th incidents has been averted. Otherwise एक और नया हो जाता, फिर वही वाली बात होती कि इंटेलिजेंस फेलियर है। देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर हर बार ब्लेम किया जाए, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि इमरान खान साहब के पेट के अंदर घुसकर हम क्यों ना पता कर लें कि उसके आज हाजमा ठीक है या नहीं। ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि चैलेंजेस आर सो मेनी। लकीली हमारा पाकिस्तान के साथ तो चलिए ओपन मामला है कि यस दे आर आल्सो एग्रेसिव, वी आर आल्सो एग्रेसिव, बट चाइना के साथ ऐसी कोई हमारे पास हिस्ट्री पिछले साल में नहीं थी जहां हम ये कह पाए कि हमारे और उनके डिफरेंसेस बढ़ रहे थे। उल्टा उनके और हमारे डिफरेंसेस घट रहे थे, हमारा ट्रेड बढ़ रहा था। एक आपने देखा है कि जिस तरीके से उनके प्रेसिडेंट को हमने ट्रीट किया और हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने वुहान में ट्रीट किया, इट वाज एग्जाम्पलरी। तो इंटेलिजेंस फेलियर में आएगा जरूर, लेकिन ये मजबूरियां हैं, ये चैलेंजेस हैं। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग आपसे डिसएग्री भी करेंगे कि इमरान खान के पेट और लद्दाख में बहुत फर्क है। लद्दाख बहुत बड़ी जगह है, वहां पे किसी का आना और पता ना चलना, टू डिफरेंट थिंग्स। पर जब भी कोई मुश्किल टाइम हो, आपको जब भी हम जहमत देते हैं और आप जरूर आते हैं, आपने कभी ना नहीं की, तो कर्नल शैलेंद्र सिंह, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।